हेलो दोस्तों, मैं शहबाज ग्रेट आईक्यू में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हमारे साइंस के प्रीवियस जो क्वेश्चंस हैं उसको कर रहे हैं, उसकी सेकंड क्लास है और काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और थोड़ा सा स्पीड में कराऊंगा। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि ज़्यादा जल्दी है तो वो स्पीड एडजस्ट कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर जो सेकेंड शिफ्ट में थी 17 तारीख की, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि लेंस बनाने में इनमें से जो है क्या यूज़ नहीं होता। तो लेंस बनाने में आप सबको पता है कि जो मिट्टी होती है, मिट्टी का कोई यहाँ पर यूज़ नहीं होता है लेंस बनाने में, तो मिट्टी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मछली के जो हृदय होते हैं उसके कितने चैम्बर होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ मछली के हृदय की तो इसमें तो 2 चैम्बर होते हैं मछली में, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर मैं बात करूँ मेंढक की, ठीक है, या फिर जो एम्फीबियन होते हैं, एम्फीबियन जो होते हैं इनमें 3 चैम्बर होते हैं मगरमच्छ को छोड़ के। मगरमच्छ में और जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस, मगरमच्छ और ह्यूमंस और जितने भी बर्ड्स होती हैं आपकी बर्ड्स, इसमें जो है 4 चैम्बर होते हैं। अगर मैं बात करूं जब दिल की बात चल रही है तो दिल में क्या होता है कि जब बात करते हैं बेबी की, एक न्यू बॉर्न जो बेबी होता है उसका जो दिल होता है उसका वेट 20 ग्राम होता है। अगर मैं बात करूं मैन की तो मैन में जो होता है 280 से लेकर 320 ग्राम तक का इसका वेट होता है इसके आसपास। और अगर बात करूं वुमेन्स की तो 230 ग्राम से लेकर 280 ग्राम तक जो है वेट होता है वुमेन्स के दिल के वेट का, ठीक है। आगे चलते हैं थोड़ा सा, अब बात करते हैं। ये क्वेश्चन था किसी तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या, यानी किसी आइसोटोप में जो मास नंबर है आपका वो 298 है। मास नंबर मतलब द्रव्यमान संख्या, और ये बताना है। इसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या दे रखी है 189, जो है 189 न्यूट्रॉन्स की संख्या है। परमाणु इसकी जो संख्या बतानी है, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक जो नंबर होता है हमेशा हमारा एटॉमिक नंबर जो होता है ये हमेशा आपके प्रोटॉन के बराबर होता है, प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, प्रोटॉन की संख्या के। अब एटॉमिक नंबर हमारे प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है और जो मास नंबर होता है हमारा मास नंबर हमारा होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। तो न्यूट्रॉन तो हमें पता है और मास नंबर भी पता है। मास नंबर कितना है 298 यहाँ मास नंबर है। प्रोटॉन हमें पता नहीं है, न्यूट्रॉन कितने दे रखे हैं 189। जब इसमें से मैं माइनस करता हूं तो मेरे प्रोटॉन की संख्या 109, ठीक है, 109 आपकी प्रोटॉन की संख्या रहती है और एटॉमिक नंबर जो होते हैं वही प्रोटॉन की संख्या होती है। यानी परमाणु जो संख्या होगी इसकी वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होगी और प्रोटॉन की संख्या 109 है, तो इसका आंसर 109 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं कि एक पर्सन है वो क्या करता है, वो 1000 जूल के जो काम है वो 2 सेकंड में कर लेता है, ठीक है। 2 सेकंड में 1000 जूल काम करता है। उसके द्वारा खर्च की गई शक्ति यानी पावर बतानी है। तो आपको पता है कि किसी भी इंसान की पावर जब निकालते हैं कि हम वो कितना काम कितनी देर में कर पा रहा है, ठीक है, वर्क जो है वो कितने टाइम में कर पा रहा है, वर्क कितना कर रहा है, वो 1000 जूल कर रहा है कितने देर में, 2 सेकंड में। इसका मतलब 500 वाट इसका आंसर आ जाएगा, 500 वाट, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि धातुओं का किस गुण के कारण जो है उसको चादर बना सकते हैं, ठीक है, प्लेट्स बना सकते हैं, उसको पीट कर धातुओं को प्लेट बना सकते हैं। तो हमारा मैलिएबल, ठीक है, ए ऑप्शन ए, मैलिएबल जो होते हैं जब धातु उसको पीट के हम चादर बना सकते हैं। और अगर बात करते हैं मैलिएबल की तो इसमें जो गोल्ड होता है, सोना, गोल्ड और सिल्वर, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा मैलिएबल होते हैं, इनको पीट के चादर बना सकते हैं। अगर बात करो तन्यता की, डक्टाइल की, ठीक है, अगर मैं ये वाली बात करूं तो ये क्या होता है, इसको पीट के तार बना सकते हैं। ता से तन्यता और ता से तार आप याद रखेंगे। अगर पेपर में याद आता है कि कौन सी ऐसी क्वालिटी है धातु की जिसको हम खींच के या पीट के जो तार बना सकते हैं तो वो तन्यता हो जाएगा, ठीक है। अगर चादर का आता है तो वो मैलिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें से सीक्वेंस बताना है विद्युत प्रतिरोधकता का। विद्युत प्रतिरोधकता जो होती है इसका मतलब क्या होता है, रेजिस्टिविटी किसकी कितनी ज़्यादा है ये पता लगाना है हमें, इसको सीक्वेंस में लगाना है। रेजिस्टिविटी का मतलब क्या होता है कि कौन सी धातु जो है हमारी करंट को जो है ज़्यादा सक्षम है रोकने में। तो इन सब में क्या है, देखो ये तो सिल्वर का साइन है, एजी जो होता है, सिल्वर तो बहुत जल्दी निकाल देता है करंट को, इसलिए सबसे लास्ट में ही आना है सिल्वर। तो ये 2 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते क्योंकि सिल्वर जो है सबसे तेज हमारा करंट निकालता है। अब मैं बात करूँ ऑप्शन ये बचते हैं 2, तो निकिल और हमारा जो है Hg मतलब पारा, मरकरी, ठीक है। तो हमारा जो मरकरी होता है वो ज़्यादा रेजिस्टिविटी रखता है, मतलब वो क्या करता है, ज़्यादा प्रतिरोधकता, उसमें करंट पास नहीं होता, जबकि निकिल में जो है पास हो जाता है थोड़ा बहुत एज कम्पेयर टू हमारा पारा। इसीलिए ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
आधुनिक आवर्त सारणी में जो 18वां ग्रुप होता है, 18वां जो समूह है उसमें कितने तत्व मौजूद होते हैं? तो सबसे पहले तो 18वां जो ग्रुप होता है इसमें होते क्या है? नोबल गैस, नोबल गैस होती है हमारी। नोबल गैस के साथ साथ हमारी उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं हम, उत्कृष्ट गैस जो होती है हमारी, ठीक है। इनर्ट गैस जो होती है, इनर्ट गैस, इनको बोला जाता है। इसमें 7 होते हैं, टोटल 7, ठीक है। अगर मैं बात करूं 17वें समूह की तो उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं जिसमें हेलोजन होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको याद रखना है ये नोबल गैस और उत्कृष्ट गैस यानी इनर्ट गैस कहते हैं, और इसमें 7 होते हैं टोटल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। परमाणु में उप परमाणु कण नहीं है जो, तो परमाणु के अंदर क्या क्या आते हैं? अगर ये परमाणु है इस तरीके से तो उसका ये जो है ये केंद्र होता है, ठीक है, नाभिक होता है, न्यूक्लियस जिसे बोलते हैं। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं छोटे छोटे, और ये बाहर जो होते हैं यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर हमारा परमाणु बनता है। ये तीनों इसके अंदर सब एटम होते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा ज़ेनॉन, क्योंकि ज़ेनॉन अलग चीज़ है बिल्कुल इससे। अगर मैं बात करूँ न्यूक्लियस की तो उसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि इसकी खोज किसने की थी, तो आपको बस इतना याद रखना है, एक छोटी सी ट्रिक, पेन आपको खरीदना है किस चीज़ का? GTC का, GTC पेन खरीदना है GTC का। P से प्रोटॉन, E से इलेक्ट्रॉन, न्यू से न्यूट्रॉन, ठीक है। G से आपको याद रखना है गोल्डस्टीन, T से आपको याद रखना है थॉमसन, और C से आपको याद रखना है चैडविक। पेन आपको खरीदना है किस कंपनी का? GTC का। GTC से आप याद रखेंगे, P से जो है प्रोटॉन यानी गोल्डस्टीन ने की थी, E से इलेक्ट्रॉन थॉमसन ने, न्यू से न्यूट्रॉन की चैडविक ने। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। अब जो इसके बीच में न्यूक्लियस बताया था उसमें क्या होता है? न्यूक्लियर फोर्स होती है, वो भी लगती है। जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, परमाणु कक्षाएं कितनी होती हैं? तो चारों में ही जो है, जब इसकी कक्षाओं के शेल्स की बात करते हैं तो उसमें 4 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित जो बल होता है वो क्या कहलाता है? अभी मैंने आपको समझाया, अगर ये आपका क्या है परमाणु है और इसके बीच में ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की बात चल रही है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्योंकि इसमें ही होते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है। तो जो ये जो न्यूक्लियस होता है ना, नाभिक जो होता है, नाभिक, इसका जो फोर्स होता है वो हमारा न्यूक्लियर फोर्स होता है। अभी मैंने आपको बताया था नाभिक के बल। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि इस विकल्प में से कौन सा अपवर्तक सूचकांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? जैसे आपका ये ग्लास रखा है, यहाँ पे कोई यहाँ से रेज आती है और वो यहाँ से बदल के इस तरीके से हो जाती है। अपवर्तन जिसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्टिव, जाना कहाँ है उसको रिफ्रैक्ट कहीं और हो जाती है, तो उसको हम अपवर्तन बोलते हैं। अपवर्तन जो इंडेक्स होता है इसकी अलग अलग वैल्यूज होती हैं सबकी, उसको हमें लाइन से लगाना है। जैसे बर्फ की वैल्यू 1.3 होती है, ठीक है, उसका केरोसिन की 1.39 होती है। तो इस तरीके से ये वाला जो है बर्फ आपका सबसे आगे आता है ये, क्योंकि पानी की फॉर्म में ये। इसके बाद केरोसिन, फिर बेंजीन और सेंधा नमक, ठीक है। बर्फ की 1.3 होती है, केरोसिन की रिफ्रैक्ट इंडेक्स में अगर वैल्यू देखें तो 1.39 समथिंग होती है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, कल वाला क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब दूसरे तरीके से पूछा गया है। कौन सा उत्तक ऐसा होता है पौधों में जो कठोर और मजबूत बनाता है? कल भी समझाया था, जाइलम तो जल से संबंधित होता है। अच्छे तरीके से बार बार कर लोगे तो समझ में आ जाएगा। स्केलन काइमा जो होता है आपका, स्केलन काइमा ये आपको जो है मजबूती प्रदान करता है, कल भी बताया था, मजबूत बनाता है, ठीक है। इसका आंसर स्केलन काइमा हो जाएगा। पैरन काइमा की बात करें तो स्टोरेज करता है, स्टोरेज प्रोवाइड करता है। और कॉलन काइमा मैंने आपको कल बताया था, लचीलापन प्रोवाइड करता है कॉलन काइमा, ठीक है। नेक्स्ट अगर आगे चलते हैं हम, इसमें एक फाइलम रह गया बस, फाइलम जो फूड प्रोवाइड करता है। तो 5 टिश्यू कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि मत्स्य वर्ग के निम्नलिखित में से क्या विशेषता नहीं है? इनमें से बताना है हमें क्या विशेषता नहीं है। तो देखते हैं, हमें सबसे पहला ही ऑप्शन नजर आता है सूडो कॉलम जो होता है। सूडो कॉलम की उपस्थिति बिल्कुल ही ऑड है। सूडो कॉलम का तो मछली में कोई रोल ही नहीं है मत्स्य वर्ग में, क्योंकि सूडो कॉलम सिर्फ एक निमेटेडा वर्ग होता है। निमेटेडा जो वर्ग होता है, निमेटेडा का मतलब क्या होता है, जो हमारे जो वैसे केंचुए वगैरह होते हैं ना, केंचुए, फ्लैट वॉर्म वगैरह जो होते हैं उसमें होता है। ये एक फ्लूइड होता है इस तरीके से, जैसे अगर उनकी ये अगर उनकी बॉडी है इस तरीके से, तो बॉडी के अंदर में जो बीच में फ्लूइड होता है, फ्लूइड वही हमारा सूडो कॉलम होता है। और सूडो कॉलम मत्स्य वर्ग में नहीं होता। निमेटेडा वर्ग के जो कीड़े वगैरह होते हैं
उसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। मनुष्य में पाए जाने वाले प्लेसेंटा, प्लेसेंटा उत्तक है यहाँ पे, प्लेसेंटा उत्तक यानी प्लेसेंटा टिश्यू जो है वो क्या काम करता है प्लेसेंटा टिश्यू। तो प्लेसेंटा टिश्यू के मेनली 3 ही काम होते हैं। वो क्या क्या करता है, पोषण प्रदान करता है, ठीक है, अपशिष्ट को बाहर निकालता है, और गर्भाशय जो वॉल होता है, गर्भाशय जो वॉल होती है, वॉल उससे टच होता है ये, ठीक है। 3 काम होते हैं, पोषण प्रदान करता है, अपशिष्ट भी बाहर निकालता है, ठीक है, और गर्भाशय से वॉल, ठीक है। तो पोषण प्रदान करता है तो ठीक है, चलो, अपशिष्ट बाहर निकालता है ये भी ठीक है। भ्रूण के रूप में कार्य करना सहायक ये नहीं है, ठीक है। मगर इस ऑप्शन को देखें, इसमें पोषण को अपशिष्ट करना भी आ गया और भ्रूण को जो है पोषण प्रदान करना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्योंकि दोनों काम आ रहे हैं। तीसरा काम उसमें नहीं रखा मगर मेजरली दोनों काम इसमें आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। रक्त में शुगर का स्तर, शुगर जो होती है ब्लड में, उसका जो स्तर होता है उसको वृद्धि का पता लगाने के लिए किस सेल का यूज किया जाता है। शुगर का लेवल पता लगाने के लिए कौन सी सेल यूज की जाती है। तो बॉडी में जब हमारे ग्लूकोज बनता है, जब भी ग्लूकोज बनता है हमारी बॉडी में, ग्लूकोज बनने के साथ साथ इंसुलिन के लेवल पर चलता है, और इंसुलिन से डायरेक्ट संबंधित है बीटा सेल, जो आपकी बीटा सेल होती है। और मोस्टली ज़्यादातर स्टूडेंट को पता होगा कि बीटा सेल जो होती हैं, जो इंसुलिन से डायरेक्ट संबंध होता है, वो हमारे सिर्फ अग्नाशय में होती हैं। बीटा सेल हमारे सिर्फ अग्नाशय में होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कांस्टेंट जो हमारी धातु जो होती है वो किस मिश्र धातु, मतलब कौन सी धातु से बनी होती है कांस्टेंट जो होती है। तो ये कांस्टेंट जो होती है हमारी, इसको हम फेरी भी बोलते हैं, फेरी, यूरेका भी बोलते हैं इसे, यूरेका, ठीक है। एडवांस भी बोलते हैं, एडवांस ये टर्म भी इसके लिए यूज होता है। इसमें क्या होता है, इसमें 55% जो होता है आपका कॉपर होता है, और 45% जो होता है आपका वो निकिल होता है, 45% निकिल होता है। आई होप जो स्टूडेंट कल बोल रहे थे कि स्पीड थोड़ी स्लो चल रही है, तो आज स्पीड थोड़ी सी अच्छी चल रही होगी, उनको समझ में भी आ रहा होगा। अगर कोई स्पीड जल्दी लगे तो वो स्लो कर सकता है स्पीड ऑप्शन में जाके, और किसी स्टूडेंट को लगता है कि अभी भी स्लो है तो वो और तेज कर सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें आपको आंसर मिल गया होगा, कॉपर और निकिल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी परिपथ में 6 मिनट में 0.6 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। इफ 0.6 एम्पियर करंट फ्लो इन अ सर्किट इन 6 मिनट, 6 मिनट में बह रहा है वो, ठीक है। तो विद्युत प्रवाह आवेश की मात्रा कितनी होगी। तो हमें बताना है इलेक्ट्रिक चार्ज बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, चार्ज जो होता है, चार्ज, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो इसको हमें क्या करना होता है, जो करंट होता है, करंट हमारा, करंट को जब भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं टाइम के साथ, तब हमारा चार्ज आ जाता है। मगर हमेशा हमें टाइम जो होता है यहाँ पर हमें सेकंड में लेना होता है, इसीलिए क्या करना है हमें, करंट कितना दे रखा है 0.6 एम्पियर और मल्टीप्लाई बाय टाइम, और यहाँ पर कितना दे रखा है 60, क्योंकि हमें सेकंड में चेंज करना है, 60 हो जाएगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 216 आ जाएगा हमारा चार्ज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें कि एक पर्सन है कोई 20 किलोग्राम सामान जमीन से उठाता है ऊपर की तरफ उठाकर अपने सर पे रख लेता है, ठीक है। तो उसके द्वारा वर्क कितना हुआ है, हमें सिर्फ इतना बताना है कि एक पर्सन ने 20 किलो का सामान उठाया और अपने सर पे रख लिया, तो उसने वर्क कितना किया। तो अगर जब भी हम उठा के चलते हैं, जैसे कूली वगैरह होते हैं, उनका तो वर्क 0 होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। मगर जो ग्रेविटी में जो फोर्स लग रही है वो तो कुछ ना कुछ होगी ना। जो हमने डब्बा उठाया है, जो भी चीज़ उठाई है इसने ज़मीन से, उसको उठा के अपने सर पर रखा है, उसकी जो है उसने स्थिति चेंज करी है। स्थिति जब चेंज करेंगे तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगाया जाएगा, और वो फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का आपको पता होना चाहिए, mgh। यहाँ पे m जो होता है आपका क्या होता है, मास, और g जो होता है वो ग्रेविटी, और h जो होता है वो हाइट, h जो होता है यहाँ पे वो ऊंचाई होता है, ठीक है। तो मास कितना दे रखा है इन्हें, 20 किलोग्राम। ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है 9.8, और हमारी हाइट कितनी दे रखी है 2 मीटर। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो ये समथिंग 40 इंटू 9.8, ये आपका 392 जूल के आसपास आएगा, ठीक है। तो ये नियर अबाउट होता है आपके 400 के, इसमें लगभग दिया होगा शायद ऑप्शन में, तो 400 के आसपास इसका जो ये 400 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं इसके आगे की तरफ क्वेश्चन में। एक गिलास पे रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है,
एक ग्लास पे कोई कार्ड रखा जाता है, उसके ऊपर कोई सिक्का होता है, ठीक है। अब उस कार्ड को धक्का दिया जाता है और सिक्का डायरेक्ट पानी में गिर जाता है, तो बताओ वो कौन सा लॉ काम कर रहा है, कौन सा नियम काम कर रहा है। तो ये यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, इसको एक एक करके हम देखते हैं। न्यूटन का तीसरा जो नियम है, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब भी हम किसी चीज़ को चलाते हैं, जैसे बंदूक चलाते हैं, तो गोली आगे की तरफ निकलती है मगर हाथ हमारा पीछे आता है। तो हमने एक क्रिया की, उसकी प्रतिक्रिया हमें मिलती है पीछे की तरफ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई कार्ड के ऊपर सिक्का रखा हुआ है, कार्ड पे हाथ मारा तो सिक्का पीछे तो नहीं आ रहा, सिक्का तो सीधा नीचे चला गया। ये तो लॉ यहाँ पे नहीं लग रहा, क्योंकि ये तो लॉ बताता है कि अपोजिट रिएक्शन होगा, मगर वो तो सीधा चला गया नीचे, तो ये नहीं बताता। प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा का संरक्षण नियम क्या बताता है? ऊर्जा का संरक्षण नियम हमें बताता है एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता, ना ही जो डिस्ट्रॉय किया जा सकता। इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड, इसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है एक चीज़ से दूसरी चीज़ में, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, यहाँ तो कोई एनर्जी ट्रांसफॉर्म नहीं हो रही। जड़त्व का नियम क्या बताता है? प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया हमें ये बताता है अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में रहेगी, कोई गति में है तो गति में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाए। तो सिक्के पर तो कोई बल नहीं लगाया, वो जो उसकी स्थिति थी वो अपनी स्थिति में ही वापस अंदर चला जाता है पानी के। तो इस जगह पे आपके जड़त्व का नियम लग रहा है, क्योंकि सिक्का विरामावस्था में था, फोर्स लगाया कार्ड पे, सिक्का अपनी स्थिति पर रहा, आगे नहीं बढ़ा कार्ड के साथ और पानी में चला गया, तो जड़त्व का नियम इसमें काम कर जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के वस्तु के भार से कितना होता है? तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा, 1/6 होता है। अगर 60 kg का कोई बंदा है पृथ्वी पर, तो चांद पर जाने के बाद इसका 1/6 हो जाएगा, यानी 60/6 हो जाएगा। तो चांद पर जाने के बाद वो बंदा 10 किलो का रह जाएगा। अगर कोई बंदा 60 किलो का, तो चांद पर जाने के बाद तो वो 10 किलो का रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए कौन सा घोल का उपयोग किया जाता है? तो मधुमक्खी जब काटती है तो वो कैसा होता है? एसिडिक होता है, इसीलिए हमें बेस चाहिए होता है, और बेस हमारा इनमें से क्या है? बेकिंग सोडा। तो मधुमक्खी का डंक जब भी काटता है तो उस पर जल्दी फटाफट बेकिंग सोडा लगा दे, ताकि जलन वलन ना बचे उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 70 किलोग्राम के भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, तो ऊंचाई कितनी होगी? अब फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। 70 किलोग्राम का भार उठा रहा है, वो ऊपर की तरफ उठा रहा है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन जो होता है बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, मगर इसमें क्या कर दिया इन्होंने? अब की बार इन्होंने एनर्जी दे दी यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हाइट के बारे में बात हो रही है, और इन्होंने यहाँ पर ऊंचाई नहीं दी, इस बार ऊंचाई निकालनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया, पोटेंशियल एनर्जी mgh। पोटेंशियल एनर्जी इस बार गिवन है हमारी 9800, ठीक है। मास हमें पता है 70, ग्रेविटी हमें पता है 9.8, हाइट नहीं पता, हमें हाइट निकालनी है। हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 9800 डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 9.8 हाइट। जब यहाँ से हम काटेंगे इसे तो यहाँ 14 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 14.2, तो इसकी हाइट जो है वो 14 हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा फास्ट ही करा रहा हूँ, कैलकुलेशन आप भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो लास्ट ईयर की 17 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट थी, मतलब 17 सितंबर 2018 को, 17 सितंबर 2018 को जब ग्रुप डी हुआ था, तो उसकी सेकंड शिफ्ट में ये कुछ क्वेश्चंस आए थे, इसका डिस्कशन मैंने किया। अभी क्या है, इस क्लास को हम बहुत जल्दी, मतलब नेक्स्ट वीक से या फिर कुछ दिनों में लाइव पे ही कर देंगे, बिल्कुल लाइव चला करेगी ये वाली क्लास, मैं लाइव ही लिया करूँगा। थोड़ा सा मुझे सेटअप अभी मैं यहाँ कर रहा हूँ, धीरे धीरे इसको सेटअप करके फिर मैं लाइव ही क्लास लिया करूँगा ये वाली, ताकि मैं इंटरेक्शन कर पाऊँ, मुझे भी अच्छा लगता है कुछ बात करनी स्टूडेंट से। सेकंड चीज़ ये है कि इस क्लास को, जो अभी जो क्लास चल रही है आपकी, इसको हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे, क्वेश्चन को ज़्यादा लेंगे। अभी मैं थोड़ा कंटेंट तैयार कर लूँ अच्छी तरीके से, सिर्फ 4-5 दिन की बात और है, आप इस क्लास को एडजस्ट करके चलिए। 4-5 दिन बाद जो है इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे, और 40-40, 50-50 क्वेश्चन लेंगे, 2-2 शिफ्ट का कवर करेंगे, और इसका डिटेल में एनालिसिस भी करेंगे। तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।